नमस्कार। आज हम आगे बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो उसमें ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में और उनके संपादक के बारे में तो बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल गजट। तो बंगाल गजट जो भाषा थी उसकी वो अंग्रेजी थी। स्थापना वर्ष 1780। प्रकाशन स्थल इंपॉर्टेंट हो जाता है कलकत्ता, और इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। और भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, भाषा इंग्लिश, वर्ष 1780, प्रकाशन स्थल कलकत्ता। इसके बाद उद्दंड मार्तंड हिंदी। तो हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। स्थापना 1826 में और कलकत्ता में ही, और जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद आते हैं पत्रिका पर आगे। तो अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में, और 1878 में अंग्रेजी में इसका प्रकाशन शुरू हो जाता है। 1868 में इसकी शुरुआत होती है, और कलकत्ता से ही, यहाँ ये भी कलकत्ता से, और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका निकाली जाती। पायनियर कई बार पूछा है, अंग्रेजी में आता था। 1865 कलकत्ता। जॉर्ज एलन, कुछ मानक स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन का नाम भी लिखा होता है कि इन्होंने भी इसकी संपादक थे। सोम प्रकाश नाम से आया बांग्ला भाषा में 1859, ये भी कलकत्ता, और ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर संपादक थे सोम प्रकाश के। और फिर आता है हिंदू। तो हिंदू आता है अंग्रेजी भाषा में 1878 में मद्रास से, और वीर राघवाचारी के इसके संस्थापक थे। कुछ याद रखना ना रखना, याद रखना केसरी और मराठा। जबकि उल्टा पता क्या था कि केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित था। 1881 याद रखना, पुणे से। और बाल गंगाधर तिलक, ये तो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बात करें तो नेटिव ओपिनियन अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। 1864 में बम्बई से प्रकाशित होता था। वीएन मांडलिक इसके संपादक थे। और फिर से इम्पोर्टेंट आ जाता है बंगाली नाम का, अंग्रेजी भाषा में था। 1879 में कलकत्ता से शुरू हुआ। संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पूछ ले बंगाली तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और भाषा कौन सी? अंग्रेजी। और केसरी कौन सी भाषा? मराठी। और मराठा कौन सी भाषा? अंग्रेजी। मराठी केसरी पूना से, और बंगाली कलकत्ता से। इसके बाद बम्बई दर्पण इंपॉर्टेंट है। बाल शास्त्री इसके संपादक थे। 1832 में शुरू हुआ, बम्बई में, मराठी भाषा में था। कॉमनवेल्थ कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट संपादक थी 1914 में, अंग्रेजी भाषा में। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र कहीं मिल जाए याद कर लेना, हिंदी भाषा में। 1867 संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से ही पता है हिंदी भाषा में आ रही है। 1872-73 में संयुक्त प्रांत यूपी से, और भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान, ये देखिए हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट। सच्चिदानंद सिन्हा का आता है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अंग्रेजी भाषा में। 1899 दिल्ली संपादक, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, एक मिनट, कैमरा चल रहा है नहीं? ओके, वेल, चलिए अब आते हैं अगली। तो संपादन हो रहा है हिंदी प्रदीप का। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सन याद भले ही ना हो, लेकिन भाषा याद रखो हिंदी में थी। संयुक्त प्रांत यूपी से। आप देख लो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। यंग इंडिया अंग्रेजी में था, नवजीवन हिंदी और गुजराती में था, और हरिजन अंग्रेजी हिंदी गुजराती में था। आते हैं ये क्वेश्चन। यंग इंडिया 1919 में, नवजीवन 1919 में, हरिजन पूछ लेता है सन, तो हरिजन 1933 में। हरिजन निकालते हैं पूना से महात्मा गांधी, और अहमदाबाद से आता है नवजीवन। यंग इंडिया भी आता है नवजीवन। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद द इंडिपेंडेंट नाम से आता है अंग्रेजी भाषा में 1919 में, इलाहाबाद से, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर आता है हिंदुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी भाषा में 1924 में, दिल्ली। कुछ स्रोतों में लिखा हुआ है कि ये बम्बई से प्रकाशित होता था के.एम. पडिक्कर के द्वारा। अब आता है नेशनल हेराल्ड, बहुत नाम सुना होगा। नेशनल हेराल्ड भाषा अंग्रेजी, सन 1938, मुख्यालय
लखनऊ से प्रकाशित होता था, लेकिन मुख्यालय था दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक थे। अब बात करते हैं द ट्रिब्यून की। ये अंग्रेजी में आता था 1881 चंडीगढ़ से प्रकाशित दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। अल हिलाल कई बार आया है, भाषा उर्दू, संपादन होता था कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 1912 में अल हिलाल और अल बिलाग दोनों उर्दू भाषा। 1913 कलकत्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड और हमदर्द इम्पोर्टेंट हैं। कॉमरेड आता था अंग्रेजी में, हमदर्द आता था उर्दू में। 1911-1913 कलकत्ता से मौलाना मोहम्मद अली और प्रताप इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा 1913 कानपुर, याद रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। इसके बाद आता है गदर, उर्दू और पंजाबी दो पार्ट में। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और पंजाबी वाला करतार सिंह के द्वारा, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा में आता था। 1853 में इसका संपादन शुरू हुआ कलकत्ता से हरीश चंद्र मुखर्जी यानी कि एस सी मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा आता है हिंदू पैट्रियट। अब बात करते हैं भारत विदेशों में प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। इनसे क्वेश्चन आता है पीसीएस में पर्याप्त मात्रा में। तो इंडिया हाउस, इसके ये संगठन का संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये नाम आया है। स्थापना वर्ष 1905 और कहाँ पर? लंदन यानी कि इंग्लैंड में। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1906 में, ये भी लंदन यानी कि इंग्लैंड में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास के द्वारा 1907 में, कहाँ पर? अमेरिका में। गदर पार्टी याद होगा लाला हरदयाल के द्वारा 1953 में 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय लाला हरदयाल के द्वारा 1914 में बर्लिन यानी कि जनवरी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं अस्थायी गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 1915 में काबुल यानी कि अफगानिस्तान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में टोक्यो यानी कि जापान में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक थी तारकनाथ दास द्वारा, वो थी अमेरिका में। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में, वो टोक्यो जापान में थी। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज को कैसे भूल सकते हैं? आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह ने इसको 1942 में और कहाँ? टोक्यो जापान में। और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में, कहाँ पर? सिंगापुर में। अब बात करते हैं प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो एक संगठन या संगठन है, संस्थापक हैं, स्थान है, स्थापना वर्ष है। तो मित्र मेला नामक संगठन के संस्थापक थे सावरकर बंधु। स्थान था पूना। स्थापना वर्ष था 1901। अनुशीलन समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्र नाथ बोस संस्थापक, मिदनापुर और 1902। मिदनापुर कहाँ है? बंगाल में ही है ना। और अभिनव भारत वीडी सावरकर पूना 1904 में, ये भी पूछा गया है। स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त इसके संस्थापक, बारिशाल में 1905 में स्थापना होती है। अनुशीलन समिति फिर से आ गई है बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, मिदनापुर 1907। ये दो बार अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो एक अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1902 में हुई वो ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा हुई। दूसरी अनुशीलन समिति की स्थापना बरेंद्र कुमार घोष, नाम आया है, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1907 में मिदनापुर में हुई। भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा पंजाब में 1904 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में 1924। मोस्ट इम्पोर्टेंट नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा लाहौर में 1926 इम्पोर्टेंट।
और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अब बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये बनाया चंद्रशेखर आज़ाद ने। पहले कौन थे? सचिन नाथ सान्याल। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में और 1928 में। तो हिंदुस्तान, ये क्वेश्चन आया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पहले थी 1924 में, स्थापना हुई कानपुर में सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। इसके बाद बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। स्थान कहाँ? दिल्ली। और 1928, 1924 और 28 आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमे। तो नासिक षड्यंत्र केस के एवज में 1909-1910 के समय विनायक सावरकर को निर्वासन दे दिया गया, 26 अन्य को कारावास दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस में 1908 में अरविंद घोष समेत कई व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। हावड़ा षड्यंत्र केस में 1910 में जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त हुए। और ढाका षड्यंत्र 1910 में पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। दिल्ली षड्यंत्र 1912-15 अमीर चंद अवध बिहारी बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र आदि होगा 1929 से 1931। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु समेत 19 लोगों को फांसी दे दी गई। और बनारस षड्यंत्र 1915 से 16 सचिन नाथ सान्याल को आजीवन कारावास दे दी। सचिन नाथ सान्याल ने किसकी स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और काकोरी कांड 1925, ये भी इंपॉर्टेंट। लाहौर षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र, काकोरी कांड और अलीपुर और नासिक षड्यंत्र, ये सब याद रखना है। काकोरी कांड 1925, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी। इसमें पूछ लेता है निम्न में से काकोरी कांड में शामिल कौन नहीं थे? तो इनमें से एक नाम गायब कर देगा। तो नाम चारों याद रखो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। और चटगांव संयंत्र, यह भी इंपॉर्टेंट, 1930 से 34 सूर्यसेन और तारकेश्वर को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में गठित विभिन्न आयोग और समितियों के बारे में। ब्रिटिश काल में गठित विभिन्न आयोग और समितियों के बारे में। तो आयोग, समिति या फिर उसके अध्यक्ष, स्थापना वर्ष, वायसराय कौन था और उद्देश्य क्या था। तो इनाम आयोग, तो इनाम आयोग के अध्यक्ष थे इनाम, स्थापना वर्ष 1852 और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। और उद्देश्य था इनाम आयोग का भूस्वामियों की उपाधियों की जांच करने हेतु। इसके बाद आता था एचिंसन आयोग। इसके एचिंसन आयोग के अध्यक्ष थे सर चार्ल्स एचिंसन 1886 में और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरेन। और ये आया था नागरिक सेवा में भारतीयों को अधिक भागीदार बनाने हेतु। अफीम आयोग 1893 लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया। अफीम सेवन के दुष्प्रभावों की जांच करने के लिए हर्सेल समिति, हर्सेल अध्यक्ष थे 1893 लॉर्ड लैंसडाउन के समय टकसाल संबंधी सुझाव हेतु। सिंचाई आयोग मॉनफ्रेक के समय 1901 और लॉर्ड कर्जन इस समय थे सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव दिया है। फ्रेजर आयोग, फ्रेजर 1902 लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच हेतु। इस्लिंगटन आयोग, लॉर्ड इस्लिंगटन इस समय अध्यक्ष थे। 1912 में हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय वायसराय थे। नागरिक सेवा में भारतीय हिस्सेदारी। मैक्लेंगन समिति, मैक्लेंगन अध्यक्ष 1914-15 लॉर्ड हॉर्डिंग के समय और सहकारी वित्तीय व्यवस्था संबंधित सुझावों हेतु। शाही आयोग, लॉर्ड ली थे अध्यक्ष लॉर्ड रीडिंग के समय नागरिक सेवा से संबंधित। और सैंडहर्स्ट समिति एंड्रयू स्कीन थे 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय भारतीय सेना का भारतीकरण करने के सुझाव हेतु। बटलर समिति इंपॉर्टेंट है, हार्डकोर्ट बटलर 1927 लॉर्ड इरविन के समय ब्रिटिश राज्य एवं देसी रियासतों के संबंध की समीक्षा हेतु। और इम्पोर्टेंट लॉर्ड लिनलिथगो आयोग, लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया और अध्यक्ष थे ये लॉर्ड लिनलिथगो। और उस समय थे कौन? वायसराय लॉर्ड इरविन। कृषि संबंधी सुझावों से संबंधित था, 1928 में आया। इसके बाद आता है
विटले आयोग J.H. विटले अध्यक्ष 1929 लॉर्ड इरविन के समय श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, और लिंडसे आयोग लिंडसे अध्यक्ष 1929 लॉर्ड इरविन के समय मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, सप्रू समिति तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के समय संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन हेतु, भारतीय परिसीमन समिति लॉरी हेमंड अध्यक्ष 1935 लॉर्ड विलिंगटन के समय, और इनका उद्देश्य श्रमिक प्रतिनिधियों के निर्वाचन संघीय सभा में कैसे हों इसके संबंध में। इसके बाद आती है राष्ट्रीय योजना समिति पंडित नेहरू के समय 1938 में लॉर्ड लिनलिथ इंपॉर्टेंट है, आर्थिक योजना बनाने हेतु आती है। अब बात करते हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में। इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। स्थान था कलकत्ता। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण कर व एक ईश्वरवाद पर प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय कलकत्ता में, और 1828 सन याद रखो। धर्म सभा, और इसका उद्देश्य क्या था? एक ईश्वरवाद। धर्म सभा 1829 कलकत्ता राधाकांत देव के द्वारा, और इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई, और उद्देश्य था कट्टरपंथी हिंदू धर्म की स्थापना बनाए रखना, यानी कि रक्षा करना। तो ब्रह्म समाज 1828 में बना, और धर्म सभा 1829 में बनी राधाकांत देव के द्वारा। इसके बाद इसमें सन भी याद करने हैं, और कई बार क्या होता है पता है, ये जितनी भी सभाएं, इनके सभा का नाम लिख देगा, फिर कहेगा इनको इनके सन के क्रम में बताओ। सन नहीं पूछेगा, सन का क्रम पूछ लेगा कि इसको आरोही अवरोही क्रम में जमाओ। इसके बाद आती है तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना इस तत्वबोधिनी सभा का लक्ष्य था। इसके बाद मानव धर्म सभा 1844 ईस्वी सूरत दुर्गाराम मंचाराम द्वारा, और इसका लक्ष्य था जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना। परमहंस मंडली 1849 बम्बई में, और दादोबा पांडुरंग के द्वारा इंपॉर्टेंट है, जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना इनका लक्ष्य। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा में तुलसी राम के द्वारा एकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना लक्ष्य था। इसके बाद आगे आते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी कलकत्ता केशव चंद्र सेन के द्वारा इंपॉर्टेंट है। मूल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित से अलग होकर नई संस्था केशव चंद्र सेन ने बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार। इस विभाजन के बाद मूल समाज आदि ब्रह्म समाज कहा गया, आदि ब्रह्म समाज कहा गया। इसके बाद प्रार्थना सभा समाज बनता है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। बम्बई में M.G. रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे और R.G. भंडारकर 1870 में इसके सदस्य बने। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलनों में सुधार करना था, और आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना लक्ष्य होता है आर्य समाज का। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसमें होता है मैडम HP थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना होती है। मैडम HP ब्लॉबस्की और हेनरी अलकाट, कर्नल हेनरी अलकाट के द्वारा। इसका लक्ष्य था प्राचीन धर्म एवं दर्शन का कर्नल अलकाट द्वारा प्रचार प्रसार, और विश्व बंधुत्व का लक्ष्य था थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी कि सन 1875, और मैडम HP ब्लॉबस्की और हेनरी अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद आता है साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी 1878 ईस्वी कलकत्ता में आनंद मोहन बोस शिवनाथ शास्त्री आदि के द्वारा। ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन होता है। पहला विभाजन आदि ब्रह्म और उसमें हो चुका था, और समाज की व्यवस्था और समाज सुधार के प्रश्न पर केसी सेन ने युवा न्यायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया, जो नए लोग थे उन्होंने। इसके बाद दक्कन शिक्षा समाज 1884 में पूना में इसकी स्थापना GG आगरकर के द्वारा युवाओं के देश सेवा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करना इसका लक्ष्य होता है।
इसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 मुंबई में एमजी रानाडे, इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नाम की संस्था की स्थापना, और इसका उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना और महिला कल्याण करना। इसके बाद देव समाज 1887 में लाहौर में स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, ब्रह्म समाज की तरह था पर इसके विपरीत इसके अनुयायी गुरु को पूजा करते थे। रामकृष्ण मिशन, ये तो आपको करना ही करना याद है, 1897 ईस्वी वेल्लूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना लक्ष्य था। इसके बाद बात करें तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट, और लक्ष्य था मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना, महिला कल्याण को बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना। और पूना सेवक समाज श्रीमती रमाबाई रानाडे के द्वारा पूना में 1909 ईस्वी में उद्देश्य था महिला कल्याण को बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग 1911 में मुंबई में एनएम जोशी के द्वारा स्थापना की गई, सामान्य नागरिक के लिए जीवन में उद्देश्य था कार्य के बेहतर करने का अवसर प्रदान करना। और सेवा समिति इंपॉर्टेंट है, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा स्थापना इलाहाबाद में 1914 में, उद्देश्य था प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा, शिक्षा, शारीरिक सफाई, संस्कृति आदि का विकास करना इसका लक्ष्य था। इसके बाद बाल सेवा समिति 1914 में स्थापना बम्बई में श्री राम वाजपेयी के द्वारा, और भारत में बाल स्काउट एसोसिएशन आंदोलन का भारतीयकरण करना इनका लक्ष्य था। इसके बाद आता है वीमेंस इंडियन, इसकी स्थापना होती है मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में, और उद्देश्य था भारतीय महिलाओं का कल्याण। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद आता है रहनुमाई मजदाए शान पारसी धर्म सुधार आंदोलन, जो था 1851 ईस्वी बम्बई में नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी और एच.एस. बंगाली के द्वारा, उद्देश्य था जरथ्रोस्ट यानी कि जोरास्ट्रियन धर्म सुधार और सभी पारसी धर्म सुधार, महिलाओं का आधुनिकीकरण करना आदि लक्ष्य था। फिर आते हैं निरंकारी 1840 में पंजाब में दयाल दास दरबार सिंह रतन चंद द्वारा सिख धर्म के शुद्धिकरण के लिए। फिर आते हैं नामधारी 1857 ईस्वी में पंजाब में राम सिंह के द्वारा सिख धर्म सुधार हेतु, इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंपॉर्टेंट क्यों, पूना महाराष्ट्र में होगी, और महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा बनाई जाती पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, उद्देश्य था जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना, महाराष्ट्र में समाज सुधार करना। उसके बाद आता है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1871 ईस्वी में मद्रास में श्री धरालू नायडू के द्वारा, पर इसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक जागरूकता लाना। और भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बम्बई में स्थापना 1905 ईस्वी में, उद्देश्य था मातृभूमि सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। इसके बाद विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में 1918 में स्थापना की गई, उद्देश्य था जनता में राजनीतिक जागरूकता लाना। उसके बाद आते हैं भील सेवा मंडल, तो ये अमृतलाल ठक्कर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई मद्रास में 1917 में, उद्देश्य था जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। इसके बाद आगे है मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून व अधिनियम। बस इतना ही है, ठीक है, देख लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं जब इतना ही है। इसके बाद अब बात करते हैं, अभी तक थे हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन, अब बात करते हैं मुस्लिम धार्मिक सामाजिक
आंदोलन की। तो संस्था स्थापना स्थल, स्थापना और प्रमुख उद्देश्य, तो दारुल उलूम कई बार आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना होती है 1866 सन याद रखना है। स्थल याद रखना है देवबंद में। और कौन थे संस्थापक? मौलाना हुसैन अहमद। इसका उद्देश्य था पुराने इस्लाम को पुनर्जीवित करना और मुस्लिमों को आध्यात्मिक या नैतिक स्थिति को सुधारना। और इसके संस्थापकों द्वारा इस्लाम की उदारवादी व्याख्या के कारण इसके अनुयायियों में राजनीतिक जागरूकता फैली। इनमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बाद होता है नवदा उल उलेमा, 1894 में स्थापना होती है और स्थापना स्थल होता है लखनऊ और मौलाना शिबली के द्वारा। इसका उद्देश्य होता है नवदा उल उलेमा का कि मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास, मुस्लिमों का नैतिक सुधार और इस्लाम के धार्मिक विवादों का अंत करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसके बाद अगली संस्था है एल है हदीस। 19वीं सदी में पंजाब में मौलाना सईद नाज़िर हुसैन के द्वारा। उद्देश्य था धर्मवेत्ताओं के इस वर्ग ने धर्मशास्त्र की 4 विचारधाराओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया तथा केवल हदीस यानी कि पैगंबर के वचन और कुरान को इस्लाम का वास्तविक धर्म ग्रंथ बनाया। इसके बाद एल ए कुरान 19वीं सदी में ये भी पंजाब में मौलवी अब्दुल्ला चक्रावली के द्वारा। इसका उद्देश्य था कुरान को इस्लाम का वास्तविक ग्रंथ स्वीकार करना और समर्थक चक्रावली भी कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं बरेलवी। ये भी 19वीं सदी में पंजाब में मौलवी अहमद रिज़ा खां के द्वारा। उनका उद्देश्य था कि कई प्राचीन इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की और देवबंद विचारधारा की रक्षा की। इसने आधुनिक औद्योगिक व तकनीक प्रगति को स्वीकृति दी। यह भारत का सर्वाधिक संगठित मुस्लिम समूह था। कौन सा? बरेलवी। इसके बाद बात करें कादियानी की, तो इसके 19वीं सदी में पंजाब के कादियान में और मिर्ज़ा गुलाब अहमद के द्वारा। उद्देश्य था इस्लाम में सुधार, ईसाई मिशनरियों, अहमदिया आंदोलन और आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना कादियानियों का उद्देश्य था। इसके बाद आते हैं मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 ईस्वी अलीगढ़ में। और किसने? सर सैयद अहमद खान। तो इम्पोर्टेंट। और उद्देश्य था मुस्लिम जनता को पश्चिमी शिक्षा के आधार पर शिक्षित करना। सर सैयद अहमद खान के अनुयायियों की गतिविधियों को अलीगढ़ आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 ईस्वी अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम के बारे में। तो नंबर 1, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए 1795 ईस्वी में। और इसके द्वारा नवजात कन्याओं की हत्याओं पर रोक लगा दी गई। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिक के समय। पूछ लेता है किसके समय? तो 1829 सन भी पूछा है। और इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। इसके बाद तीसरा कानून बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ 1802 ईस्वी में। इसके द्वारा नवजात शिशुओं के मारने पर रोक लगाई गई। इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। इसके बाद आता है सम्मति आयु अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन थे 1891 ईस्वी में। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगा दी गई। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में विधवा विवाह को कानूनी मानता। और बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेजली के समय। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर के समय। सती प्रथा सन याद रखना 1829 ईस्वी। फिर है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट शारदा एक्ट। तो लॉर्ड इरविन के समय 1929 ईस्वी में इसमें बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। लॉर्ड इरविन के समय 1929 ईस्वी में बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। इसके बाद आते हैं 1937 इंपॉर्टेंट लॉर्ड ऑकलैंड के समय हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया सन 1937 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम के द्वारा। और ये भी पूछा गया दास प्रथा का भारत में अंत किया लॉर्ड एलन ब्रो ने 1943 ईस्वी में। और कि 1843 होगा। तो 1843
33 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसमें थोड़ा सा सन देख लेना। हिंदू मेला ऊपर वाला तो हमें क्लियर है कि ये लॉर्ड इरविन 1929 है या 1937 है। एक बार चेक कर लेना 1819। अभी मुझे अ, इधर से डाउट हो रहा है कि ये 1843 है, इसलिए तो चेक कर लेना। जहाँ तक 1937 ही है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। तो चलिए यहाँ पर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब हिस्ट्री के बाद आपके आएगी साइंस, और साइंस के बाद चलेगी पैट वीडियो की बूस्टर डोज नाम से सीरीज। पैट वीडियो बूस्टर डोज नाम से सीरीज, इसमें आपकी स्टैटिक जीके भी होगी और ज्योग्राफी भी। स्टैटिक जीके के साथ ही कवर करते चले जाएंगे। फिर आएंगे लास्ट के 15 दिन और करंट अफेयर्स। इसके बाद आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।